हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 13 और आज हम लेक्चर नंबर 13 में करेंगे कि परावैद्युत युक्त संधारित्र। ये भी समांतर प्लेट संधारित्र का ही पार्ट है कि हम समांतर प्लेट संधारित्र में अगर कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ रखने से क्या क्या चीज़ें होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो पिछला वाला लेक्चर था उस लेक्चर में हमने देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है और उसकी धारिता कितनी होती है। अगर दो समांतर प्लेट संधारित्र रख दें तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, ये चीज़ भी हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पर आएंगी। वैसे मैं उन चीज़ों को बताता चलूँगा, लेकिन आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि परावैद्युत युक्त संधारित्र। तो हेडिंग लगा लो परावैद्युत युक्त संधारित्र। परावैद्युत युक्त संधारित्र, देखो आज भी परावैद्युत युक्त संधारित्र जो होगा वो हमारा बेसिकली होगा समांतर प्लेट संधारित्र पे। ये जो होगा वो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र पे होगा। ये कि समांतर प्लेट संधारित्र में हम परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे। सारा काम जो होगा वो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र पर ही आधारित होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाए तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र जो होगा ये हमारा बन जाएगा, एक प्लेट हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्लेट, दो प्लेट बना लिया। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि दोनों पे आवेश रखना है। समांतर प्लेट संधारित्र बना रहा हूं, कंडीशन याद करो कि दोनों पे आवेश कैसा होता है, समान होता है, बस विपरीत होते हैं। तो एक पे प्लस आवेश होगा तो एक पे कैसा होगा, माइनस आवेश होगा। इस पे प्लस हो गया तो इस पे माइनस आवेश हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा प्लस आवेश आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आवेश आएगा और यहाँ पे हमारा माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी को हम क्या मानते थे, डी मान लेते थे कि इनके बीच की दूरी कितना है, डी के बराबर है। इसका एरिया जो है एरिया मान लेते हैं ए है और इसका दोनों का एरिया मान लेते हैं कि ए के बराबर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि जो हमारा डी होगा वो लेस देन एरिया होना चाहिए। और दूसरी चीज ये था कि हमारा जो एरिया होगा दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, यानी कि इधर भी एरिया ए है तो इधर भी एरिया कितना ए है। तो हम क्या कहते थे कि हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया है। ठीक है, तो अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र में, अच्छा ये बात जो हम करेंगे ये सारी बात हम निर्वात में करेंगे। निर्वात बोल लो, वैक्यूम या फिर वायु बोल लो, एयर में। ये सारी बातें हमारी निर्वात में या फिर वायु में ही होंगी। सारी बातें जो होंगी सब वायु निर्वात में होंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र बनेगा तो वैद्युत क्षेत्र हमारा किधर से बनेगा, प्लस से माइनस की तरफ इस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र बनेगा। देखो ये हमारा इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। अब चूंकि ये निर्वात में रखा हुआ है इसीलिए इस वैद्युत क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं ई नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो हमारा क्या है, ई नॉट है। ठीक, ई नॉट हम वैद्युत क्षेत्र इसको नाम दे देते हैं क्योंकि किस में रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा मान ले तो इधर प्लस सिग्मा हो जाएगा, इधर माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर भी हमने देखा था कि सिग्मा बराबर जो होता है, सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा क्यू बाई ए के। ये हमारा सिग्मा का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज हमने और भी पढ़ी थी इसमें कि ये दोनों प्लेटों के बीच में बल भी लगेगा। और बल वो कितना लगता है, बल जो लगता है वो F बराबर होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा ये भी बताया था कि क्यू लेना कौन सा है, हमेशा हम प्लस वाला क्यू ले लेते हैं। दोनों पे आवेश बराबर होता है लेकिन हम प्लस वाला क्यू हमेशा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी की बात करते हैं। ठीक, तो इस पे बल लगेगा। अब जब इस पे बल लगेगा क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के, तो देखो ये प्लेट जो है ये प्लस वाला इस माइनस पे बल लगाएगा और बल किधर लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, F लगेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये माइनस वाला प्लेट जो है ये भी इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और बल किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में ये बल लगाएगा। दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं और दोनों बल बराबर लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये ऐसे है, ऐसे दोनों बल लगा रहे हैं। ये प्लेट इस पे इसको खींच रहा है और ये प्लेट इसको खींच रहा है अपनी तरफ ऐसे। तो दोनों ऐसे खींचेंगे तो दोनों क्या होंगे, आके चिपक जाएंगे। और जब दोनों चिपक जाएंगे तो प्लस माइनस मिलके वापस उदासीन हो जाएगा, तो हमारा संधारित्र ही खत्म हो जाएगा।
बात समझ में आया? तो हमारा संधारित्र ही खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करें? तो इसी से बचने के लिए हमने क्या किया कि इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। देखो एक्चुअल में इनसे बचने के लिए नहीं किया, सही रीजन ये नहीं है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको क्या करें, पकड़ के ऐसे रखें यहाँ पर, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। या इन दोनों को यहीं पर की लगा के ठोक दे। अभी तो अब तो नहीं खींच पाएंगे ना, अब तो दोनों रुके रहेंगे ना, इसको यहाँ पे ठोक दो, यहाँ पे ठोक दो, अब तो ये नहीं खींच पाएंगे, ऐसे रुके रहेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो परावैद्युत पदार्थ रखने का मेन रीजन ये है कि उससे हमारी धारिता बढ़ जाती है और विभवांतर भी कम होता है। अभी आगे आएगा, हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या फायदे हमारे हैं, ठीक है। तो यही मेन फायदा नहीं है कि ये दोनों आपस में चिपक जाते, लेकिन एक रीजन ये भी दे सकते हो कि अगर हम इसके बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखते हैं तो दोनों पे बल लगता है, तो एक विपरीत दिशा में दोनों को बल लगता है, ये इधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, तो बल लगने की वजह से ये दोनों क्या हो जाए, चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद दोनों उदासीन हो जाएंगे, हमारा संधारित्र ही खत्म हो जाएगा। तो परावैद्युत पदार्थ रखने से या उदासीन नहीं होते हैं या चिपकते नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक। अभी क्या क्या फायदे हैं वो चीज भी हम लिखेंगे, ठीक। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा। तो ये मान लो एक प्लेट हमारा ये है और दूसरा प्लेट हमारा ये है, ये हमने दो प्लेट यहाँ पर बना लिया, दो प्लेट हो गया, ठीक है। इस पे मान लो कि प्लस क्यू आवेश है और इस पे मान लो कि हमारा प्लस क्यू आवेश है, इस पे मान लो माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ पर हम क्या कर, इस पे जो आवेश हो जाएगा वो आवेश हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे जो आवेश हो जाएगा वो आवेश एक तरीके से इस तरीके से माइनस से वितरित हो जाएगा, इस तरीके से माइनस आवेश हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितना है, d है। अब देखो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र लगेगा, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में बनेगा। चूंकि ये निर्वात में रखा हुआ है तो इसको क्या मान लेते हैं, ये ई नॉट है। अगर निर्वात में तो किसका, ई नॉट है। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ई नॉट जो है वो प्लेटों के कारण बाह्य क्षेत्र में लग रहा है। इसको ऐसे भी लिख लो कि प्लेटों के कारण या बाह्य क्षेत्र के प्लेटों के कारण, ऐसे लिख लो कि बाह्य क्षेत्र के, चाहे ऐसे लिख लो कि प्लेटों के कारण बाह्य क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ये जो बाहर वाले दोनों प्लेट हैं उनकी वजह से बाहर की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र लगेगा। वो वैद्युत क्षेत्र हमने कितना मान लिया, ई नॉट के बराबर हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या करते हैं कि एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। तो ये लो हमने इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रख दिया, ये परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये हमने रखा परावैद्युत पदार्थ, और ये परावैद्युत पदार्थ जो है वो K के बराबर है। और जहाँ पे हमारा K जो होता है, इस K को बोलते हैं परावैद्युत नियतांक बोलते हैं। परावैद्युत, ये K जो होता है वो परावैद्युत नियतांक होता है, ठीक है। और ये परावैद्युत नियतांक क्या होता है, ये पदार्थ का एक तरीके से गुण होता है। जो K होता है ये हमारा पदार्थ का गुण होता है, ये बताता है कि किस पदार्थ का परावैद्युत कितना है। हर पदार्थ का जो परावैद्युत होता है वो हर पदार्थ का परावैद्युत अलग अलग होता है, सबका परावैद्युत अलग अलग होता है। किसी का 2 होगा, किसी का 4 होगा। मेटल का ले लेंगे तो इन्फानाइट होगा। उसी भी ड्राइव करेंगे कि मेटल का इन्फानाइट कैसे होता है, ठीक है। देखो एक्चुअल में ऐसी कहानी होती है, इसकी मैं रियलिटी बताऊं तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि 2 प्लेट लिया, एक प्लस एक माइनस, बीच में परावैद्युत रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर एक हम परावैद्युत लेते हैं और उस परावैद्युत पदार्थ के एक तरफ प्लस प्लेट चिपका देते हैं, दूसरी तरफ माइनस प्लेट चिपका देते हैं। कहानी ऐसी होती है। ऐसा नहीं होता है कि माइनस प्लस प्लेट लिया कि उसके बीच में परावैद्युत रख दिया, ऐसी कोई कहानी नहीं होती है। एक सिंपल सा हम लिया, एक परावैद्युत पदार्थ लिया, एक तरफ प्लस प्लेट चिपका दिया, एक तरफ माइनस प्लेट चिपका दिया, वो हमारा क्या बन गया, एक संधारित्र बन जाता है। लेकिन अब समझाने की कहानी ऐसी बनती, किताबों में भी ऐसे लिखा होता है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, रियलिटी तुम समझो कि रियलिटी इसी तरीके से होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया रियलिटी ऐसे ही होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब हमने परावैद्युत को रखा है तो अब परावैद्युत जब हमने पढ़ाया था, इस पर पूरा एक लेक्चर किया था, तो उसमें बताया था कि अगर किसी भी परावैद्युत पदार्थ को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका ध्रुवण होने लगता है। उसका क्या हो जाएगा, ध्रुवण होने लग जाएगा, पोलराइजेशन होगा। अब जो ये परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ का क्या होगा, ध्रुवण होगा। क्योंकि भाई देखो अगर परावैद्युत पदार्थ है तो इसके अंदर भी कुछ अणु होंगे ना, इसके जो अणु तो होंगे ना परावैद्युत पदार्थ के अंदर, तो इसके अणुओं का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, यानी कि ध्रुवण होगा। जब ध्रुवण होगा तो अणु पे जो निगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव
प्लेट की तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। यानी कि इस प्लेट पर हमारा पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज का वितरण हो जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा चार्ज वितरण नहीं होता है। अगर ये मेटल होता तो हम कह देते, क्योंकि मेटल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त अवस्था में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो घूमते रहते हैं। तो जब उनका पोलराइजेशन होगा तो पूरा का पूरा माइनस एक तरफ, पूरा का पूरा प्लस एक तरफ हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा पूरा का पूरा नहीं होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस तरफ, कुछ इस तरफ हमारे प्लस वाले माइनस प्लेट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पूरा अगर ये कहो कि पूरे के पूरे जितने अणुओं सबका पोलराइजेशन हो गया तो ये बात सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि परावैद्युत के अंदर आवेश प्रेरित होने लगता है। चाहे तो इस चीज को लिख लो कि परावैद्युत के अंदर आवेश प्रेरित होने लगता है। परावैद्युत के अंदर जो होता है ये हमारा आवेश प्रेरित होने लगता है। ठीक है, इसको इस चीज को ऐसे भी कह देते हैं, लगता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई, क्लियर है कि इसके अंदर जब हम किसी भी परावैद्युत पदार्थ को जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका ध्रुवण होता है, ध्रुवण होने की वजह से माइनस वाला इधर आ जाएगा और प्लस वाला हमारा इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारा जिस तरीके से बाहर वैद्युत क्षेत्र हमारा E0 बन रहा था उसी तरीके से अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। देखो ये प्लस से माइनस वैद्युत क्षेत्र बना था E0, अब ये अंदर यहाँ प्लस है इस प्लेट पे और इस प्लेट पे माइनस है, तो ये भी क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र तो बनाएगा। तो ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसको हम बोलते हैं EI बोलते हैं, EI बोलते हैं, प्रेरित आवेश बोलते हैं या प्रेरित आवेश वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये चूंकि ये प्रेरित आवेश है ना इसलिए इसको हम EI करके लिखते हैं। तो देखो E0 की दिशा हमारी इस तरफ हो जाएगी और EI की दिशा हमारी इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लो कि अगर इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा मान लो प्लस सिग्मा, तो इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। और इस पे जो ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया है इसका अगर आप पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखोगे तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ना बोल के इसको प्रेरित आवेश घनत्व बोलते हैं, क्योंकि अंदर होता है ना। तो इसको प्रेरित आवेश घनत्व तो इस तरफ हो जाएगा हमारा माइनस का सिग्मा आई और इस तरफ हो जाएगा प्लस का सिग्मा आई, और इसको सिग्मा आई को बोलते हैं कि प्रेरित आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं प्रेरित आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रेरित आवेश घनत्व बोलेंगे, सिग्मा आई हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है इसमें। अब जरा एक बात बताओ कि हमारा E0 बड़ा होगा कि EI बड़ा होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा होता है कि E0 जो होता है वो EI से बड़ा होता है, E0 जो होता है वो EI से बड़ा होता है। यहाँ पे देखो पूरे पदार्थ का ध्रुवण नहीं होगा, कुछ कम पदार्थ हो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बचे रह जाते हैं, पदार्थ के अणु कुछ होते हैं जो बचे रह जाते हैं, उनका ध्रुवण नहीं होता है। जब उनका ध्रुवण नहीं होगा तो EI क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, किससे, E0 से हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मेटल होता ना, जैसे धातु को ले लेते तो धातु का पूर्ण पोलराइजेशन हो जाता है, कि पूर्ण ध्रुवण हो जाता है, पूरे तरीके से ध्रुवण हो जाता है। जब उनका ध्रुवण हो जाएगा तो जितना E0 होगा उतना ही कितना हो जाएगा, EI के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। जैसे अगर मान लो कि इस तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है, पहले वैद्युत क्षेत्र अगर 10 है तो बाद में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर बाद का वैद्युत क्षेत्र 2 मान लेते हैं तो E नेट जो हो जाएगा वो E नेट हमारा कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात हमें सिर्फ इतनी याद रखनी है कि E0 जो होगा वो EI से कितना होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चूंकि E0 की दिशा ये है और EI की दिशा ये है, दोनों ऐसे विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में है तो EI जो होगा वो E0 का क्या करेगा, विरोध करेगा। देखो यहाँ पे हमारा जो EI होगा वो E0 का विरोध करेगा। यहाँ पे ये चाहेगा, इसको क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा। ऐसे मान लो इधर वैद्युत क्षेत्र हमारा 15 है और इधर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो 5 बन रहा है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर 15 से जा रहे हैं, इधर से 5 से क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, इसको विरोध कर रहा है, कि दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। तो ये जो EI होगा E0 का क्या करता है, विरोध करता है। तो अगर मैं यहाँ से E नेट निकालना चाहूँ तो इसके बाद E नेट कितना होगा, देखो अगर यहाँ से E नेट का मान निकालना चाहें तो हमारा जो E नेट होगा, और E नेट कहाँ पे होगा, ये जो होगा E नेट प्लेटों के बीच का होगा, प्लेटों के बीच का।
ई नेट जो होगा वो कहाँ का होगा, प्लेटों के बीच का ई नेट होगा, यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच का ई नेट होगा, ठीक है। तो ई नेट जो हो जाएगा वो ई नॉट माइनस ई आई के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ई नॉट क्या है, बड़ा है और ई आई छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा ई नेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि परावैद्युत को पूर्ण रूप से भर देते हैं, यानी कि जो हमने बीच में जगह खाली छोड़ी है ना, इस जगह को खाली नहीं छोड़ते हैं, इसको पूरे रूप से, जैसे अगर पूरे रूप से मानो तो इसका एरिया अगर ए मान लो तो इसका भी एरिया कितना हो जाए, ए के बराबर हो जाए, दोनों का एरिया क्या हो, बराबर हो। यानी कि अगर इस परावैद्युत पदार्थ को पूर्ण रूप से हम भर देते हैं, यहां पे लिख लो कि यदि परावैद्युत पदार्थ को पूर्ण रूप से भर देते हैं, अगर पूर्ण रूप से इस परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं, तो जो हमारा ई नेट का मान जो आता है, वो आता है ई नॉट डिवाइड बाई के। ई नेट का मान जो आएगा वो ई नॉट डिवाइड बाई के के बराबर आएगा। लेकिन शर्त याद रखना कि इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे को पूर्ण रूप से पूरे तरीके से भर देंगे। अगर ये मान लो कि जो पहले जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र तो बनाया था, यहाँ पे अगर इसका एरिया ए है तो जो परावैद्युत होगा उसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा पूरे। जैसे बताया था ना कि एक परावैद्युत पदार्थ लेते हैं, उसके दोनों तरफ चिपका देते हैं, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया क्या हो जाएगा, इसका भी एरिया हो जाएगा, दोनों कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब बराबर हो जाएंगे तो जो हमारा ई नेट का जो मान आता है वो ई नेट का मान आता है ई नॉट बाई के होता है। ये हमें ये बताता है कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत रखने पर वैद्युत क्षेत्र में कितना गुना कमी होता है। जैसे अगर मान लो कि ई नेट का मान हमें कुछ दे रखा है, अब उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसका के का मान दे रखा है, जैसे 5 दे रखा है, तो कह रहा है कि ये बताओ अब इसका वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र 5 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें यहां से ही पता चलता है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना गुना कम हो जाएगा। पहले तो वैद्युत क्षेत्र कितना था, ई नॉट था। जब हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जो के है, जो परावैद्युत पदार्थ के रखने पर जो उसका वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई नॉट बाई के टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि हमें ये बताता है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर ई नॉट कितना गुना कम होता है। जैसे अगर पहले मान लो कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो वैद्युत क्षेत्र मान लो पहले 10 है, ठीक है। उसके बाद जब परावैद्युत पदार्थ रखा तो परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद वैद्युत क्षेत्र 5 हो गया, तो कितना गुना कम हुआ, 1/2 गुना क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मान यहाँ से पता चलता है। तो सिंपल सी कहानी कि जब हम ये समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वैद्युत परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कम हो जाता है। कितना कम होता है, ई नॉट बाई के के बराबर कम होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, इसमें जो नोट करना चाहो नोट कर लिया, मिटा दो इसको इधर से, चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी पूछता है कि ये बताइए कि जो हमने यहाँ पे प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा आई लिखा है, ये प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा आई का मान कितना होता है। तो यहाँ से भी पूछता है कि प्रेरित आवेश घनत्व जो है वो प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा कितना होता है, सिग्मा आई कितना होता है, क्योंकि प्रेरित आवेश घनत्व तो सिग्मा आई बोलते हैं, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसीलिए इसको ई आई से करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा का मान कितना होगा, ये मान भी हमें बताना है। तो ये मान बताने के लिए जरा ये बताओ कि अगर ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वैद्युत क्षेत्र की कहानी थोड़ी सी आएगी कि अगर अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो ई नॉट बराबर होता है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सोच के जरा बताओ, आराम से सोचो एक बार कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ के देखो इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में मैं लिख रहा हूँ ई नॉट, इसी ई नॉट को लिख रहा हूँ, तो ई नॉट कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो कैसे, पुरानी बात है यार, भूल गए होगे।
सिलेबस इतना बड़ा है। चलिए चलो, अगर भूल गया हो तो हम याद करा देते हैं उसको। देखो जैसे एक प्लेट हमने ये ले लिया, इस पर प्लस आवेश ले लिया, ठीक, इस पर प्लस आवेश ले लिया। एक प्लेट हमने ये ले लिया, इस पर माइनस आवेश ले लिया। अब अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालते थे तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर होगा वैद्युत क्षेत्र हमारा, ठीक है। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और वैद्युत क्षेत्र जो होता है ई बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो होता है दूरी पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो दोनों बराबर होते 0 हो जाता था। लेकिन अगर मैं यहाँ बीच में निकालूं तो यहाँ पर इस प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा और इस प्लेट की वजह से भी वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो इस प्लेट की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और इस प्लेट की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर कोई सोच रहा था सही सोच रहा था। लेकिन जो नेट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ई नेट का मान निकालेंगे, तो ई नेट का मान दोनों देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, तब जोड़ेंगे ई नेट यहाँ से करेंगे तो ई नेट हो जाएगा E1 प्लस का E2। अगर मान लो कुछ समय के लिए फर्स्ट प्लेट है सेकंड प्लेट है तो ये हो जाएगा हमारा E1 बराबर, सॉरी ये E2 बराबर हो जाएगा और ये हमारा E1 बराबर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो वही वाली कहानी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, कि यहाँ पे प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अरे ये दोनों प्लेट जो है, दोनों प्लेट इन्फानाइट के तरीके से ही तो बिहेव करती है। मैं इसको इन्फानाइट प्लेट ही तो मान के करता हूँ, पिछले लेक्चर में बताया तो था, ये इन्फानाइट प्लेट मान के ही करते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ई नॉट का मान हो गया, ये ई नॉट का मान हो गया। अब जब ई आई का मान निकालोगे तो ई आई का मान जो हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब हमने इस बाहर वाले प्लेट का देखा तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा था और अंदर वाले का यानी इसका प्रेरित आवेश का यहाँ पे अंदर वाले का ई आई का देखा, या ऐसे बोलो कि प्रेरित वैद्युत क्षेत्र का देखा। यहाँ पे जो ये हमारा प्रेरित आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा आई के बराबर। तुमने यहाँ पे कितना रख दिया, सिग्मा आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सेम कहानी यहां भी लगने वाली, क्योंकि एक प्लेट माइनस है एक प्लेट प्लस है, तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और सिग्मा कितना है, सिग्मा आई, तुमने क्या रख दिया, सिग्मा आई रख दिया यहाँ पे। इतनी बात ठीक है। अच्छा अब यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारा अभी जो हमने पढ़ा था कि हमारा जो ई नॉट होता है, देखो सॉरी ई नेट जो होता है, ई नेट बराबर होता है ई नॉट माइनस का ई आई के बराबर होता है, ठीक। ई नेट का मान कितना था, ई नेट का मान जो आया था वो हमारा आया था ई डिवाइड बाई के बराबर आया था। ई नेट का जो मान आया था वो कितना आया था, ई नॉट डिवाइड बाई के। और ई नॉट का मान हम कितना रख चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का ई आई का मान कितना होगा, सिग्मा आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिग्मा यहाँ पे ई नॉट का मान भी यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट लिख लो, के एप्सिलॉन नॉट बराबर का ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा सिग्मा बाई के बराबर का सिग्मा माइनस सिग्मा आई। अब एक काम करते हैं कि इस सिग्मा आई को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा आई, इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा सिग्मा आई बराबर का, इस सिग्मा बाई के को उधर ले आते हैं, एक सिग्मा पहले से तो हो जाएगा सिग्मा, ये इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का सिग्मा बाई के, तो सिग्मा आई बराबर हो जाएगा, सिग्मा बाहर निकाल लो 1 माइनस 1 बाई के बराबर हो जाएगा। तो प्रेरित आवेश घनत्व जो होगा वो सिग्मा आई जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा प्रेरित आवेश घनत्व इतना आ जाएगा। तो प्रेरित आवेश घनत्व का अगर कोई मान पूछेगा तो प्रेरित आवेश घनत्व का मान इतना हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका ये है, इस तरीके से हम प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना आसान सी कहानी है यार, नोट कर लिया, नोट कर लिया इतना। चलिए देखो अभी तक जो हमने देखा उसमें ये पता चला कि हमारा जो ई नॉट होता है वो घटता है, जो हमारा यहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र घटता है। और वैद्युत क्षेत्र घट के जब वैद्युत क्षेत्र रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो घट के होता कितना है, ये होता है हमारा ई नॉट का जो मान होता है ये हो जाता है ई नॉट डिवाइड बाई के, सॉरी वैद्युत क्षेत्र ई जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, ई नॉट डिवाइड बाई के बराबर आया था। यही तो हमने ई नेट निकाला था, चाहे तो ई नेट लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ई नेट जो आता है वो हमारा कितना आता है, ई नॉट डिवाइड बाई के। और ये कब आता है, परावैद्युत रखने पर, परावैद्युत
रखने पर, जब हम परावैद्युत को रख देते हैं उस टाइम हमारा जो ई नेट हो जाता है वो ई नॉट डिवाइड बाई के बराबर हो जाता है, यानी कि इतना वैद्युत क्षेत्र जो होता है के 1/k टाइम्स वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से ये तो हमारा वैद्युत क्षेत्र पे हो गया। अगर विभवांतर पे सोचें, अगर हम यहाँ पर सोचें कि विभवांतर पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि विभवांतर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो विभवांतर पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए। देखो पहले जो विभवांतर है, अगर मैं इसको रखने से पहले परावैद्युत को रखने से पहले विभवांतर निकालूं तो V नॉट लिख देता हूं इस विभवांतर को, तो V नॉट बराबर हो जाएगा हमारा E नॉट इंटू डी के बराबर हो जाएगा। अरे ये चीज पढ़े हो ना कि dV बराबर कितना होता है, dV बराबर होता है माइनस ई डॉट डी एक्स के बराबर होता है। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन सबसे मतलब नहीं है। ये dV हमारा क्या था, विभवांतर था, और ये dx क्या था, विस्थापन था। तो विस्थापन कितना हो रहा है, d हो रहा है। इस dV को क्या लिख दे रहा हूँ, V नॉट लिख दे रहा हूँ। और वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये वैद्युत क्षेत्र E नॉट था, तो इसको हमने वैद्युत क्षेत्र E नॉट कर दिया यहाँ पे। तो वही चीज तो हो गया V बराबर ई क्रॉस, ये क्रॉस नहीं इंटू है, ये डॉट भी नहीं है, ई डॉट ई क्रॉस या ई नॉट इंटू डी के बराबर है। और ये कब है, जब बिना परावैद्युत के, जब कोई भी परावैद्युत नहीं होता है उस टाइम हमारा विभवांतर इतना होता है। तो जब परावैद्युत होगा तो परावैद्युत होने पर विभवांतर V मान लेते हैं। जब परावैद्युत रखते हैं उस टाइम विभवांतर जो है विभवांतर हमारा V के बराबर है। तो उस टाइम विभवांतर जो हमारा V होगा वो V किसके बराबर होगा, V जो हो जाएगा वो E नॉट का, देखो E नॉट का मान जब हम परावैद्युत रख देते हैं उस टाइम उसके बाद E नॉट का मान कितना हो जाता है, ये हो जाता है E नॉट बाई के बराबर हो जाता है। और अब भी दूरी तो कितना है, दूरी हमारी डी के बराबर ही है, दूरी कितना है, डी के बराबर ही है। ठीक, अब जरा इन दोनों को देखो, ई नॉट इंटू डी ये किसके बराबर है, वी नॉट के, तो वी बराबर निकल जाएगा वी नॉट बाई के। यानी कि जब हम परावैद्युत रखते हैं, ये कब हो रहा है, परावैद्युत रखने पर, ये कब हो रहा है, परावैद्युत रखने पर। जब परावैद्युत रख देते हैं उस टाइम देखो V बराबर हो जाएगा E डॉट डी होगा। तो D तो हमारा वही है, और परावैद्युत रखने के बाद वैद्युत क्षेत्र होता कितना है, E नॉट बाई के। तो यहाँ पे E नॉट बाई के रख दिया। ठीक है, तो ये E नॉट इंटू डी किसके बराबर है, V नॉट के बराबर है। यानी कि जब परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले तो ये किसके बराबर रहेगा, V नॉट बाई के बराबर आ गया। यानी कि जब हम परावैद्युत रख देते हैं तो परावैद्युत रखने के बाद विभवांतर भी के टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना नोट करो पहले, जल्दी से नोट कर लिया, इतना कर लिया नोट। चलिए मिटा दो, इसको मिटा दो यहाँ से। तो हमारा ई नेट कितना हो जाता है, ई नॉट बाई के, और विभवांतर जो V हो जाता है ये हो जाता है V नॉट बाई के। ये दो चीज़ तो हमने देख लिया कि हमारा ई नेट हो जाएगा परावैद्युत रखने पे, ई नेट का मान हो जाएगा ई नॉट बाई के, और V का मान हो जाएगा V नॉट बाई के बराबर। अच्छा, धारिता भी कुछ फर्क पड़ता होगा, धारिता देख लेते हैं। तो यहाँ पे धारिता देखेंगे तो देखो धारिता हमारा कितना होता है, C बराबर होता है Q बाई डी वी के बराबर होता है। यही तो हमारा धारिता होता है। यहाँ पे चाहो तुम V भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम V लिख लो चाहे DV लिख लो, क्योंकि इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था पूरा कि D और V और DV की कहानी क्या होती है। ठीक है, मैंने पूरा बताया था, तुम V लिख लो या V लिखा हुआ मिलेगा तो कोई गलत चीज़ नहीं, वो भी पूरी बात सही है। पूरी कहानी समझने के लिए पिछला लेक्चर आप देख लो यार। ठीक है, देखो यहाँ पे Q क्या होता है, ये धनात्मक आवेश होता है, और dV क्या होता है, ये प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है। यही तो होता है, dV जो होगा वो प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, और Q जो होगा वो हमारा धनात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं धारिता C नॉट की बात करूं कि धारिता पहले परावैद्युत पदार्थ रखने से पहले अगर C नॉट देखूं तो ये हो जाएगा Q बाई V नॉट के बराबर होगा। मान लेते हैं कि पहले विभवांतर कितना है, V नॉट है, आवेश कितना है, Q है। ये कब हो रहा है, परावैद्युत रखने से पहले। ये जो है ये हमारा परावैद्युत, इसको लिख लो परावैद्युत रखने से पहले। ठीक है, इसे लिख लो परावैद्युत रखने से पहले। ठीक, या ऐसे लिख लो कि बिना परावैद्युत के, छोटा सा हो जाएगा यार, बिना परावैद्युत।
बिना परावैद्युत। जब परावैद्युत नहीं होता है उस टाइम इतना हो जाएगा, ठीक। और जब परावैद्युत के साथ रखेंगे तो देखो परावैद्युत के साथ रखेंगे, जब परावैद्युत रख देते हैं तो सी का मान सी नॉट का मान तो सी हो जाएगा, आवेश तो वही रहेगा। लेकिन जब परावैद्युत रख देते हैं तो परावैद्युत रखने पर इस V का मान कितना हो जाता है, V नॉट बाई के बराबर हो जाता है। अभी तो निकाला था कि जब परावैद्युत रख देते हैं तो विभवांतर के टाइम्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो V नॉट जो हो जाएगा वो V नॉट बाई के बराबर हो जाएगा। और ये कब होता है, परावैद्युत रखने पर। ये होता है परावैद्युत रखने पर। जब परावैद्युत रख देते हैं तो उस टाइम हमारा Q बराबर हो जाएगा V नॉट बाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। जरा इसको ऊपर ले जाओ तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V नॉट इंटू के बराबर। अब जरा Q बाई V नॉट है इसके बराबर है, C के बराबर है, तो यहाँ से हमारा C बराबर निकल जाएगा C नॉट बाई के। C बराबर जो निकल जाएगा C नॉट बाई के। ये वाली कहानी हमने पिछले लेक्चर में दो इक्वेशन को डिवाइड करके जल्दी से निकाल के बता दिया था कि C बराबर होगा C नॉट बाई के बराबर होता है। यानी कि जब हम परावैद्युत रख देते हैं तो परावैद्युत रखने पर धारिता जो होती है वो के टाइम्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। तो देखो हमारा जो ई नॉट था वो भी घटता था, यानी कि ई नेट जो था वो भी हमारा घटता था, और जो विभवांतर था वो भी हमारा कम होता था, लेकिन धारिता हमारी क्या हो गई, अधिक हो गई। अब देखो जो कील ठोक रहे थे ना, वो बताया था ना कि उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। मेन महत्व जो है, जो फायदा मेन होता है परावैद्युत रखने से, वो यही होता है कि उसकी धारिता के टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे अगर मान लो कि पहले इसकी धारिता जो है परावैद्युत रखने से पहले इस प्लेट के बीच की धारिता है वो 1 × 10⁻⁻10 माइक्रोफैरड है, इसकी धारिता इतनी है। अब मैंने कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसका के का मान 10 है, तो अब इसका धारिता कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻−10 माइक्रोफैरड हो जाएगा। 10 गुना सीधा बढ़ जाएगा, 10 गुना सीधा बढ़ जाएगा। तो ये फायदा होता है परावैद्युत पदार्थ रखने का, मेन फायदा हमारा यही है। यही क्या होता है, धारिता को ये बढ़ा देता है, और हम यही तो चाहते हैं कि धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी प्रूफ करते हैं कि जैसे किताबों में भी ऐसे लिखा होगा, मिलेगा। अच्छा, जो पिछली बार हमने बताया था ना डिवाइड करके, उसकी पूरी कहानी यहाँ पर है। उस टाइम मैंने बता दिया था ना कि अगले लेक्चर में पूरा डिटेल से करेंगे, तो पूरी कहानी यहाँ पे चल रही है कि जब परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है कम हो जाता है, कितना टाइम्स, 1/k टाइम्स। V जो होता है वो भी कम हो जाता है, 1/k टाइम्स। और जो हमारा धारिता होती है वो बढ़ जाती है, कितना, k टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये C बराबर जो होगा वो C बराबर होता है Q बाई V के। C बराबर जो होगा Q बाई V के होगा, और V का मान कितना होता है, V नॉट बाई के होता है। रखने के बाद तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई V नॉट बाई के बराबर निकल जाएगा, Q बाई निकल जाएगा, V नॉट बाई के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, V नॉट का मान होता कितना, इस के को जरा ऊपर लेके चले जाओ तो Q इंटू के डिवाइड बाई V नॉट का मान कितना होता है, E नॉट इंटू डी के बराबर होता है। यही तो हमारा V नॉट का मान होता है। और E का मान कितना होता है, देखो E नॉट का मान कितना था, E नॉट का मान था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, Q, सिग्मा होता है हमारा Q बाई ए के। तो ये हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। Q का सिग्मा का मान कितना था, Q बाई ए होता है, और ये E का मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर कितना जाएगा, Q ए बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो जरा यहाँ से E का मान रख दो तो ये हो जाएगा Q इंटू के डिवाइड बाई E नॉट का मान रखो Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर। तो देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ए एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसका फार्मूला होता है, धारिता का फार्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला। याद है कि समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला जो C निकाले थे वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी के बराबर निकाले थे। अब निर्वात है तो ये किसका जाएगा, C नॉट का मान निकल जाएगा, तो ये हमारा किसका होगा, C नॉट का मान, और ये किस C के बराबर चलता आ रहा, देखो C के बराबर रहा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C नॉट के बराबर निकल जाएगा। इस तरीके से प्रूफ किया हुआ मिल सकता है, लेकिन जो मेन तरीका है वो तरीका ये है, इस तरीके से ध्यान रखो कि इस तरीके से हमारा सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा विभवांतर कितना कम होता है, वैद्युत क्षेत्र कितना कम होता है, और दूसरी चीज हमारी धारिता कितनी बढ़ जाती है। हमारा मेन काम था धारिता को बढ़ाना, धारिता कितना हो जाता है, के टाइम धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। तो बात सॉरी, बात समझ में आ गई, तो मिटा दूं इसको, जो नोट करना चाहो नोट कर लो, इसमें से मिटा दूं, चलिए।
ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि परावैद्युत इसका लाभ क्या था, जो हम यहाँ पर कर रहे थे इसको लाभ को लिख लेते हैं कि परावैद्युत के लाभ या परावैद्युत के फायदे लिख लो। परावैद्युत के फायदे, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली फायदा क्या निकल के आया कि धारिता बढ़ जाती है। सबसे पहला फायदा क्या निकल के आया कि इसकी जो धारिता होती है वो धारिता बढ़ जाती है। सबसे पहला फायदा तो यही निकल के आया कि धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता था कि दोनों प्लेटों को चपकने से क्या करता है, रोकता है। तो ये भी लिख लो कि दोनों प्लेटों को चपकने से रोकता है। दोनों प्लेटों को चपकने से रोकता है। ठीक है, दोनों प्लेटों को क्या करता है, चपकने से रोकता है। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा लिख लो कि प्लेटों की स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि रोके रहता है। प्लेटों की स्थिरता प्रदान करता है। तो ये सारे परावैद्युत के क्या हो गए, फायदे हो गए। ठीक है, तो ये फायदे लिख लो यहाँ पे, जल्दी से नोट कर लिया, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए, पूरी कहानी तो समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब यहीं तक तो जो हमारा था, इसके बाद तो जो पढ़ेंगे सब वैद्युत क्षेत्र की कहानी चलेगी और कुछ मैथमेटिक्स चलेगा। जो हमारा स्थिर वैद्युत और धारिता की कहानी थी यहीं पर पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक काम और देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं धातु को, जो हम परावैद्युत रखते थे, उस परावैद्युत को कोई धातु या चालक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो कि धातु या चालक लेने पर, अगर मैं धातु ले लूँ या फिर चालक ले लूँ, तो धातु या चालक लेने पर इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देखो, ये था हमारा प्लस क्यू था, ठीक, इधर हमारा जो था ये माइनस क्यू था, इस पे प्लस आवेश था, इस तरीके से प्लस आवेश। इस पे जो था, इस पे हमारा माइनस आवेश था, एक पे प्लस आवेश था और एक पे हमारा क्या था, माइनस आवेश था। ये तो था हमारा परावैद्युत रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारा था प्लस सिग्मा और यहाँ पे था हमारा माइनस सिग्मा। यहाँ पे आ गया था माइनस चार्ज हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज हो गया था। ठीक है, इस तरीके से था। इसका जो सिग्मा आई था प्रेरित आवेश घनत्व माइनस का सिग्मा आई था, प्रेरित आवेश घनत्व माइनस का सिग्मा आई, और इसका प्लस का सिग्मा आई था। प्रेरित आवेश घनत्व इतना हो गया था। ठीक है, माइनस का सिग्मा आई, प्लस का सिग्मा आई। ठीक है, अब ये जो हम ले रखे हैं यहाँ पर, इसको हम धातु ले रखे हैं। यहाँ पर इसको हम क्या ले रखे हैं, धातु ले रखे हैं। ठीक है, जब इसको हम धातु लेते हैं तो अगर हम ई नेट का मान निकाल, अच्छा पहले छोड़ो वो सब कहानी। अगर हम धातु को ले रहे हैं तो सबसे पहले देखो वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा। अगर हम इन दो प्लेटों की वजह देखें तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नॉट के बराबर आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसके होगा, ई नॉट के बराबर होगा। अब यहाँ पर अंदर भी पोलराइज होगा और अंदर भी क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र हमारा बनेगा अंदर। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र हमारा किस तरफ बनेगा, इस तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ये वैद्युत क्षेत्र किसके होगा, ई आई के बराबर होगा। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा किसके बराबर होगा, ई आई के बराबर होगा। अब एक चीज और पढ़ चुके हो कि कोई भी चालक होता है तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। देखो 0 कैसे होता है, जब यहाँ पर हम चालक को रखते हैं तो चालक में पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते रहते हैं। तो जैसे मैं इसको इसके अंदर लाके रखूंगा, ये पूरा का पूरा अणु जो होते हैं सारे के सारे अणु का ध्रुवण हो जाता है, इसमें कोई कुछ नहीं बचता है, और सारे माइनस इधर आ जाते हैं और सारे प्लस क्या हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं। तो देखो ई आई जो होगा वो ई आई का मान कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, वो इस दिशा में हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाते हैं। जब हमारा धातु रख देते हैं तो धातु के केस में दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो ई नॉट होगा वो बराबर हो जाता है किसके, ई आई के बराबर हो जाता है। यानी कि जितना वैद्युत क्षेत्र इधर होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पूरा का पूरा अणु पोलराइज हो जाता है, क्योंकि पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र पाते हैं, सब क्या होता है, अलग अलग टूट के बिखर जाते हैं। ठीक है, अच्छा ई नॉट का मान निकालो। देखो ई नॉट हमारा इधर, सॉरी ई आई हमारा इधर जा रहा है और ई नॉट हमारा इधर जा रहा है, तो ई नॉट का मान होगा कितना, ये भी सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में है। तो ई नेट का मान जो हो जाएगा वो ई नेट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर निकल जाएगा। ई नेट का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो जो अभी तक हम कह रहे थे कि कोई भी चालक होता है तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो वैद्युत क्षेत्र 0 होने का कारण पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर है कि जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र को हम लाकर रखते हैं, या सॉरी किसी भी धातु को जो हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर रखते हैं तो उसका पूरा का पूरा ध्रुवण हो जाता है और माइनस वाले एक तरफ हो जाते हैं और प्लस हमारा दूसरी तरफ हो जाता है। और जब इसके बीच में ई नॉट होगा, ई आई दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमारा ई नेट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ई नेट का हमने एक फार्मूला और पढ़ा था कि ई नेट जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट बाई के होगा। यही तो हमने पढ़ा था कि ई नेट जो होता है परावैद्युत रखने के बाद, अब परावैद्युत हमने यहाँ पे धातु रख लिया था, ठीक है। तो ई नेट हम जब ने परावैद्युत रखा तो ई नेट का मान कितना हो गया, ई नॉट बाई के बराबर हो गया। अब देखो जब धातु रखा तो ई नेट का मान कितना आ गया, 0। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 डिवाइड बाई ई नॉट बाई के बराबर हो गया। हमने वहां पे ये भी बताया था कि के का मान जो होता है वो निर्वात के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए अलग अलग होता है, और धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। जब वैद्युत क्षेत्र वाली कहानी याद करो, तीसरा चौथा लेक्चर ऐसे ही कोई था, उसमें बताया था मैंने कि ई नॉट बाई के, और के जो होता है वो परावैद्युत जो होता है ये इनफाइनाइट होता है धातु के लिए, तो यहां से निकल के आता है। अब देखो जरा ई नॉट बाई के बराबर 0 आ गया है, तो अगर हमें इसको 0 के बराबर करना है, अगर इसको हमें 0 के बराबर करना है तो के को हमें क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। तो यहां से क्या बनेगा, ई नॉट बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 0, तो ये 0 के बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि के का मान क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर लो यार, देखो इस के को इधर लेके आ जाओ और 0 के धल्ले के आ जाओ, ई तो ई नॉट बाई 0 हो जाएगा। अब 1 बाई इनफाइनाइट का मान 0, तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो के का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ से। तो बात समझ में आई कि धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट क्यों होता था, ये इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे जो हमने एक चीज और देखा था कि प्रेरित आवेश घनत्व जो देखा था उसको भी देख लेते हैं कि प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा आई जो आया था वो सिग्मा बराबर 1 माइनस 1 बाई के बराबर आया था। यही तो हमारा आया था प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा आई। तो सिग्मा आई जो हो जाएगा, देखो सिग्मा के का मान कितना है, धातु के लिए इनफाइनाइट होगा तो 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 0, तो 1 माइनस 0, तो सिग्मा आई किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा आई जो हो जाएगा वो सिग्मा के बराबर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ से भी कहानी प्रूव हो जा रही है कि सिग्मा आई जो किसके होगा, सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो ये कहानी यहाँ पे समझ में आई। तो अगर हम कोई चालक लेते हैं तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता था, उसका रीजन ये है। यहाँ पे के इनफाइनाइट क्यों लेते थे, उसका रीजन ये है। और सिग्मा आई सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतने कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट कर लिया, इसको हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आसान सा है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 2 प्लेट बना दिया है, समांतर प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट हमारा ये है, 2 समांतर प्लेट है। ठीक है, इस पे कह रहा है कि इसका जो एरिया दे रखा है, एरिया ए बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया बराबर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर एरिया दे रखा है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी दे रखा है, इनके बीच की दूरी ये दे रखा है हमारी 2 मिलीमीटर, इनके बीच की दूरी दे रखा है 2 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ, अब वही चीज़ है कि इस पर प्लस आवेश होगा, इस पर माइनस आवेश होगा, वो सारी कहानी समझ लो। इस पर प्लस आवेश होगा, इस पर माइनस आवेश होगा, तो यहाँ प्लस 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 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा माइनस 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 करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में कह रहा है कि यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जा रहा है, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जा रहा है जिसका परावैद्युतांक के जो है वो के बराबर 4 दे रखा है, के बराबर 4 दे रखा है। कह रहा है कि इसकी धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता सी बराबर ज्ञात कीजिए, इसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, जल्दी से कर लो, इसको कर लो, फिर बता रहा हूँ इसको जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। कर लिया, कर लिया,
हो गया। चलिए देखो, अगर जब ये धारिता परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होता तो उस टाइम अगर मैं धारिता निकालता तो सी नॉट बराबर होता ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर होता। यही तो होता हमारा कि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर होता। और जब हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता जो होती है वो सी नॉट इंटू के बराबर आती है। तो अब जरा सी नॉट का मान यहाँ पे रख दो। देखो सी नॉट का मान रखोगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो सी बराबर निकल जाएगा, सी नॉट का मान कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू के बराबर हो जाएगा। तो सी बराबर हो जाएगा, अरे परावैद्युत रखने से पहले धारिता कितनी होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था। और जब धारिता रख देते हैं, सॉरी परावैद्युत जब रख देते हैं तो सी बराबर कितना था, सी नॉट इंटू के बराबर, सी नॉट का मान वहाँ पर हमने रख दिया, सबका मान रख दो। एरिया कितना दे रखा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलो तो जाएगा 100 गुणे 10 पे पावर -4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा मीटर में बदल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 पे पावर -12, ये आपको याद होना चाहिए। और के का मान कितना दे रखा है, के का मान 4 दे रखा है, के का मान 4 होगा यहाँ से। ठीक है, के का मान 4 डिवाइड बाई नीचे क्या है, डी 2 मिलीमीटर दे रखा है, मीटर में होना चाहिए, तो 2 गुणे 10 पे पावर -2 के बराबर। यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक, तो सी का मान आ जाएगा, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा है, तो इसको लिख रहे हैं 2 गुणे 8.85 गुणे 10 पे पावर। ठीक, ये देखो 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -16 हो जाएगा, आधार समान घात जुड़ जाएगा। ये 10 पे पावर ऊपर 2 जाएगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 100 को लिख लो कि 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 लिख लो इसको। ठीक है, तो सी बराबर हो जाएगी, जरा इसका गुणा करो तो 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16 1 17, 8 दूना 16 1 17। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 17.70 हो गया। ठीक, बराबर इंटू 10 पे पावर, फिर से 2 आधार समान है घात जुड़ेगा तो माइनस का 16 प्लस का 4, तो सी बराबर निकल जाएगा 17.70 गुणे 10 पे पावर -10 फैरेड के बराबर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब फैरेड में आ रहा है ना, सब फैरेड में दिया ना। ठीक है, तो इसका मान जो आ जाएगा 17.7 गुणे 10 पे पावर -10 फैरेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर देखो ये सही है ना, 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16 1 17 7, 8 दूना 16 1 17। ठीक है, अब चाहो तो इसको एक अंक इधर ले आओ, एक अंक इधर लाओगे तो इसको ये बन जाएगा हमारा, सी बराबर निकल जाएगा 1.77 इंटू 10 पे पावर -9 फैरेड के बराबर। ये हमारा धारिता सी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। यहाँ पे नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि 2 समांतर प्लेट है, एक प्लेट ये है हमारा, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट हमारा ये है। ठीक है, इस पे आवेश +q, इस पे आवेश -q दे रखा है, आवेश +q और आवेश कितना दे रखा है, -q के बराबर दे रखा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो दे रखी है वो d दे रखी है, इनका जो एरिया दे रखा है वो a के बराबर, इसका भी एरिया कितना है, a के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि बाह्य बल लगाकर, या कह रहा है कि इसे को हम क्या करते हैं कि इस दूरी को दूरी को 2d कर देते हैं, यानी कि यही हमारा रहता है जो हमारा समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट हमारा यही होता है। इस पर अब भी आवेश +q है, इसका एरिया जो है वो a के बराबर है, इस पे -q आवेश है, इस पे माइनस हो गया, इसका एरिया a के बराबर है। इनके बीच की दूरी जो है वो बीच की दूरी 2d के बराबर कर देता है, कि बीच की दूरी कितना है, 2d के बराबर है। ठीक है, एरिया सब कुछ वही करता है, बस ये कहता है कि बीच की दूरी को हम बाह्य बल द्वारा कर दिया 2d के बराबर। तो कह रहा है कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ये कार्य हमें निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चाहे 2 मिनट 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, आराम से ट्राई करो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट था, इसके बीच की दूरी
डी दिया था, आवेश क्यू दे रखा था, एरिया ए दे रखा था, ठीक है। कह रहा है कि इसको खींच कर हम क्या करते हैं 2D बना देते हैं, इनकी बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं। तो बीच की दूरी को बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमें यहाँ पर निकालना, बस इतना सा काम करना, ये कार्य हमें निकालना है। अरे भाई इसको खींच कर रहे हो तो कुछ बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाएगा, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य हमें यहाँ पर निकालना, ठीक है। तो जल्दी से करो इसको, 2 तरीका दोनों से बताऊँगा, ठीक। कर लिया इसको, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले तरीके में एक चीज़ जरा याद करो, हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं है। फिजिक्स में डिफाइन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये हमारा डिफाइन है यहाँ पे। तो जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा यानी कि यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, यही हमारा किसके रूप में होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल के रूप में होगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, देखो जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा, इसके इन दोनों के बीच का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही स्थितिज ऊर्जा तो हमारा क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यही तो होता है हमारा। तो हमें पता है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके लिख सकते हैं, बस होगी कहानी खत्म, इतनी सी बात करनी थी इसमें। तो यू फाइनल यानी कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर होता है। तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2cf फाइनल की बात हो रही है, माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल का होगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनिशियल के बराबर हो जाएगा, मान रखना है, बस काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक, 2 इंटू कैपेसिटेंस यानी कि हमें पूछा है धारिता, इसकी धारिता कितनी होगी, तो समांतर प्लेट की धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी के बराबर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई इनके फाइनल के बीच की दूरी कितना है 2d के बराबर है, ठीक, माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू इनिशियल की इसकी भी धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी के बराबर हो जाएगा। अरे इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी कितना है 2d के बराबर है। बस यही काम हमें करना था कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके यहाँ से आसानी से निकाल दिया, ठीक। अब देखो यहाँ से इस 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये d ऊपर जाएगा तो पूरे में से, और ये d भी ऊपर जाएगा, तो देखो यहाँ से जो w बराबर निकलेगा, w बराबर ये क्यू स्क्वायर डी ऊपर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए माइनस का ये d ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकल रहा है, तो ये यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस क्या है 1/2, तो W बराबर निकल जाएगा क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका मान भी दे सकता है, जैसे क्यू का मान कुछ दे दिया जाएगा, डी का मान कुछ दे दे, एरिया कुछ दे दे, तो इस तरीके से मान देकर भी आसानी से निकाला जा सकता है। मान दे देगा तो मान रख के निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही चीज़ हम लगा देंगे यहाँ पे कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही एक्सटर्नल वर्क द्वारा या बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होता है, ठीक है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके इस तरीके से हम निकाल देंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको। चलिए एक तरीका दूसरा देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वर्क का फार्मूला पढ़े हो कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल इंटू विस्थापन। तो एक बात बताओ कि इस पे ये दोनों संधारित्र हैं, प्लेटें हैं, तो इस पे इस तरफ बल लगेगा। पढ़ चुके हैं कि प्लेटों के बीच में बल लगता है, वो बल जो होता है वो वैद्युत बल लगता है, और ये वैद्युत बल होता कितना है, ये वैद्युत बल होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक। इतना बल इस पे लगता है। अब हमें क्या करना है कि इसको खींच के आप बढ़ाना है, यानी कि इस दूरी को बड़ा करना है। तो इस दूरी को बड़ा करना है तो इस तरफ हमें F एक्सटर्नल यानी कि F बाह्य बल लगाना पड़ेगा ना, और ये बाह्य बल किसके बराबर होगा, जस्ट इसके वैद्युत बल के बराबर होगा।
थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तभी खसेगा, लेकिन फिजिक्स में हम क्या मान लेंगे, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं यहाँ पे। तो हमारा जो यहाँ पे देखो F बाय जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, F वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा। और F वैद्युत बल कितना लग रहा है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो Q भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक फोर्स जो है ये फोर्स हमारा ओवरऑल कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। अच्छा विस्थापन कितना हो रहा है, अगर मैं यहाँ से विस्थापन निकालूं तो देखो विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन d था फिर 2d हो गया, तो विस्थापन कितना हो गया, d के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से फोर्स का यानी वर्क का फार्मूला तुम जानते हो कि वर्क का होगा F बाय यानी कि बल इंटू विस्थापन के बराबर होगा, यही चीज तो होगा। अगर ये चीज हम कब लगाते हैं, जब हमारा ये F जो होगा वो कांस्टेंट होगा, अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन वाली कहानी करते, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो F का मान देखो हमारा कितना है, F का मान कितना है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू विस्थापन D के बराबर। तो देखो Q स्क्वायर D डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, वही चीज़ हमारा आ गया, ये हमारा किसके बराबर, वर्क के बराबर आ गया। तो इस तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये तरीका हर जगह वैलिड नहीं होता है, अलग अलग जगह पे थोड़ा सा कुछ अगर वेरिएबल फोर्स हो जाएगा थोड़ा सा कुछ कंडीशन आ जाएगा, लेकिन अगर तुम जो W एक्सटर्नल लगाओगे यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो बाह्य बल के बराबर होता है, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये कॉन्सेप्ट लगा के हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र में भी कई सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, हो गया। चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन इसी प्रकार से लिख रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन उसमें कुछ मान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उस मान को भी देखते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं ताकि बनाने का तरीका भी आ जाए। देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरेड है, 16 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। कह रहा है तथा इस पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻⁴ कूलाम है। कह रहा है कि आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए, इसके आगे कह रहा है कि आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर देते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर देते हैं, दोगुनी कर देते हैं। अच्छा ऐसा है, दोगुनी करने के लिए, दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा, दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से एक बार ट्राई करो, बहुत उसी सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें बस। चलो ट्राई कर लिया, हो गया, कर लिया। चलिए अब देखो कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतनी दे रखी है, ठीक है। देखो तो समांतर प्लेट है, एक प्लेट मान लो, यही मान लेते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है, इसकी धारिता C बराबर दे रखी है 16 माइक्रोफैरेड दे रखी है। इस पर आवेश दे रखा है Q बराबर दे रखा है 3.4 × 10⁻⁻⁴ कूलाम के बराबर, ठीक। कह रहा है कि इसको अपरिवर्तित, मान लो स्टार्टिंग में इसके बीच की दूरी कितना है D है, फिर कह रहा है कि
कि आवेश को अपरिवर्तित रखते हुए, आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आवेश जो है वो हमारा सेम रहता है, यानी कि Q का मान जो है वो 3.4 × 10⁻⁻⁴ कूलाम ही रहता है। ठीक है, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी को दुगनी कर दे, यानी कि इसे D जो है इस D को बढ़ा के कितना कर दें, 2D कर दें। कह रहा है कि इसको करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये किया हुआ है कि यहाँ पे हमें इस धारिता के बारे में कुछ नहीं बताया है कि धारिता परिवर्तित होता है या धारिता अपरिवर्तित होता है, इसके बारे में हमसे कुछ नहीं कहा है कि धारिता परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित होता है। तो जो इसके बारे में कुछ नहीं कहा है तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ इसलिए कह रहा है थोड़ा सा चेंज होगा। तो देखो बात समझ में आ गई ना कि कह क्या रहा है, करना क्या है इसमें। ठीक है, वर्क इसमें भी निकालना है। तो हम पहले धारिता मान लेते हैं कि पहले धारिता जो है वो C1 बराबर कितना दे रखा है, 16 माइक्रोफैरेड है। बाद वाले का तुम्हें पता नहीं है, बाद वाले की धारिता पहले निकालनी पड़ेगी। या एक काम करो, बाद वाले की अगर धारिता निकाल ले जाओगे तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा लग जाएगा। अभी देखो वो भी आ जाएगा। C1 का मान इतना दे रखा है, आवेश जो दे रखा है Q बराबर दे रखा है 3.2 × 10⁻⁴ कूलाम के बराबर दे रखा है। ठीक, अगर C का मान निकालें, धारिता जो होता था वो A ε0 डिवाइड बाई D के बराबर होता है। ठीक, एरिया तो सेम ही होता है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, D पे कर रहा है, यानी कि C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, D के है। तो अगर मैं C1 बाई C2 लिखूं तो इधर क्या हो जाएगा, D2 बाई D1 के बराबर निकल जाएगा। अगर C1 बाई C2 लिखूं तो D2 बाई D1 के बराबर ही निकल जाएगा हमारा। नोट को जल्दी से, थोड़ा सा इंक पिला दूं इसको, इतना नोट कर लो पहले जल्दी से। नोट कर लिया, इधर नोट कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से C1 का मान, अब जरा देखो हमें D2 बाई D1 है, देखो C1 बाई C2। ठीक, अच्छा C1 का मान यहाँ पे देखो कितना देखा, 16 माइक्रोफैरेड दे रखा है ना, C1 का मान रख दो तो हो जाएगा 16, इसको फैरेड में बदलोगे तो कितना जाएगा, 16 × 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर। तो 16 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई C2 बराबर का, यहाँ से देखो D2 का मान कितना हो जाता है, अगर लिखना चाहो तो यहीं पर लिख लो कि पहले देखो D1 का मान कितना है, D है, और बाद में D2 का मान कितना जाता है, 2D के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2D डिवाइड बाई D से D कटेगा, C2 धर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ। तो 16 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 बराबर का किसका हो जाएगा, C2। तो C2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर आ जाएगा। ठीक, C2 का मान हमारा इतना हो गया। बस अब C1 और C2 पता चल गया तो बाकी कहानी पूरी सेम है, उसी तरीके से इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो समझ में आया ना कि कैसे किया है। अरे जब हम अगर धारिता निकालें, अगर एक समांतर प्लेट के बीच में धारिता निकालें, धारिता कितना होगा, A ε0 डिवाइड बाई D। एरिया तो हमारा सेम है, एरिया कुछ बोला नहीं है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, D में केवल परिवर्तन हो रहा है ना, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D के। तो अगर मैं C1 बाई C2 करूंगा तो D1 बाई D1 डिवाइड बाई 1 बाई D2, तो 1 बाई D2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो D2 बाई D1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा C2 का मान आ गया, बस होगी कहानी खत्म। इसके बाद अब चाहो तो वही फार्मूला फिर से लगा दो कि W, देखो W एक्सटर्नल जो होगा ये हमारा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, किसके बराबर होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर होगा। U फाइनल का मान हमारा कितना है, देखो U फाइनल यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होता है, Q² बाई 2 एप्सिलॉन, Q पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q² बाई 2 C के बराबर होता है, C फाइनल माइनस Q² डिवाइड बाई 2 इनिशियल के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी यही तो होता है, Q² बाई 2 C हमने निकाला था, तो U फाइनल, तो C फाइनल यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अच्छा Q, जरा यहाँ पे Q को ऐसे रहने दो, Q² डिवाइड बाई C इंटू, जरा फाइनल का कैपेसिटेंस लिखो, तो फाइनल मतलब धारिता लिखोगे तो धारिता कितना होता है, A धारिता होता है A ε0 इंटू D। ये C का फाइनल का तो हमें निकाल चुके हैं ना, जो C2 यही तो हमारा फाइनल था, यही तो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस था, तो यही तो फाइनल धारिता थी ना। फाइनल धारिता कितना आया, इतना आया, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6। Q का मान भी रख दो, Q का मान कितना है, 3.2, तो हो जाएगा 3.2 × 3.2। इसको ऐसे लिख लो कि 3.2 × 3.2 × 10⁻⁻4 जुड़ेगा तो -8 डिवाइड बाई C2 का मान हम निकाल चुके हैं, ये है 8 × 10⁻⁻6 के बराबर, माइनस का यहाँ से Q बराबर
उतना ही मान है कि 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई CI इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, यानी इनिशियल धारिता, पहले धारिता कितनी है 16 × 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 2 × 16 × 10⁻⁻6 के बराबर हो जाएगा। ठीक, वही देखो अब मैं एक बार इसको मिटा दूं, ऊपर वाला ये मिटा दूं, उसके बाद चित्र बना के दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो चित्र से ज़्यादा क्लियर होता है। देखो स्टार्टिंग में कह रहा था कि 1-2 प्लेट हैं, ठीक, इनके बीच की दूरी मान रखा था हमने d है, कुछ नहीं दे रखा था, हमने d मान लिया था। ठीक, ये कैपेसिटेंस C बराबर दे रखा था 16 माइक्रोफैरड और Q बराबर दे रखा था 3.2 × 10⁻⁻4 माइक्रो 4 कूलाम के बराबर। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसकी बीच की दूरी को डबल कर दो, तो हमने क्या किया, इसके बीच की दूरी को डबल कर दिया, यहाँ से ये 2d कर दिया। ठीक, तब भी कह रहा है कि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आवेश हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4 ही रहेगा। लेकिन धारिता के बारे में कुछ नहीं बोला था कि इसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता नहीं बोला था, तो धारिता हमने क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। तो इसकी धारिता जो, इसको मान लो कि इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये हमारा क्या है, फाइनल है। तो फाइनल पे धारिता कितनी आ गई है, ये 8 × 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर, और ये बन जाएगा 16 × 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर। उस पूरी वाली वही कहानी तो बन गई। यहाँ पे पिछले वाले में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे एरिया दिया हुआ था, अब की बार एरिया ना देकर सीधा क्या दे दिया, इसका धारिता दे रखा है, तो सीधा हम क्या कर देंगे, धारिता का मान रख देंगे। अगर एरिया दिया होता तो एरिया और डी दिया होता, तो हम क्या करते, A∈0 / d के बराबर रखते, तब भी वही काम करते वहां पर। ठीक है, देखो यहां से इतना हो जाएगा, अब यहां से वर्ग जो आएगा, वर्ग इसके बराबर, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ऊपर वाला पूरा, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ हो गया, 10⁻⁻8 होगा क्योंकि सेम चीज़ है ना, 10⁻⁻8 है, 3.2 इंटू 10⁻⁻4, तो -4 -8 हो जाएगा। तो ऊपर से पूरा कॉमन ले लो, देखो ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा, 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻8 बाहर निकल गया, नीचे से 2 है 10⁻⁻6 है, ये भी बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो बाहर निकलेगा 2, बाहर निकाल लो, डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6 बाहर निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा, अच्छा यहाँ 8 है और यहाँ पे कितना 16 है, तो 16 को ऐसे लिख लो कि 2 इंटू 8 करके लिख लो, 16 को ऐसे लिख लो कि इसको लिख लो 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर, जो ये 16 था, 16 को 2 × 8 लिख लिया। अब देखो यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, 2 8 बाहर निकल जाएगा तो 1 2 बचेगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा 2 × 8, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस का 1/2 के बराबर बचेगा। ठीक, तो W बराबर देखो 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 पे पावर, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻+6 और आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, 10⁻⁻2 डिवाइड बाई ये 2 × 8 और यहाँ पे बचेगा 1/2। इन दोनों दशमलव को हटा के नीचे 10 और 10 का गुणा हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से कटेगा, ये हो जाएगा 16, ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा 8 और इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 32 × 10 पे पावर, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, 0.1 अंक इधर लाओगे तो 3.2 × 10 पे पावर -3 के बराबर निकल जाएगा, यानी इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, 3.2 × 10 पे पावर -3 जूल के बराबर वर्क हमें करना पड़ेगा। इसका मात्रक जूल चाहो तो लिख लो यहाँ पे, ये इतना जूल के बराबर वर्क हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि पिछले वाले में और इस वाले में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो, दूसरा तरीका भी जल्दी से देख लो, नोट कर लिया। चलिए देखो, अब हमें क्या पता है कि हमें ये भी पता है और C भी पता है, CI CF भी पता हो गया यहाँ से। ठीक है, देखो तो दूसरा तरीका क्या था कि सबसे पहले ये जब इसको दूरी बढ़ाओगे तो ये इस तरफ एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या होगा, F वैद्युत होगा, यही तरीका तो था, F वैद्युत होगा, तो F वैद्युत के विरुद्ध हम F बाह्य बल लगा के इसको खींचेंगे, तो F वैद्युत या F बाह्य जो होगा, F बाह्य बल जो होगा ये हमारा F वैद्युत बल के क्या होगा, बराबर होगा। और ये बल कितना होता है, ये बल होता है Q² डिवाइड बाई 2A ε0 के बराबर होता है। ठीक है,
क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये बल होता है यहाँ से। देखो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर विस्थापन देखोगे तो विस्थापन हमारा कितना हो रहा है, d के बराबर हो रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से वर्क जो हो जाएगा वो F बाय जो होगा F बाय इंटू विस्थापन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बल कितना है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू विस्थापन कितना हो रहा है, d के बराबर विस्थापन हो रहा है। अब हमारे पास q तो पता है ना, a पता है ना, तो हमारे पास a नहीं पता है और d नहीं पता है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ से आ जाओ, ये c बराबर कितना है, c बराबर है a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर है। तो अब देखो यहाँ से हम देखो यहाँ से अगर हम मान निकालना चाहें a का, तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं कि a बराबर देखो कितना जाएगा, सी डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल जाएगा। ठीक, सी डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो यहाँ मान उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू a का मान कितना आ गया, सी डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे कितना है d है, और यहाँ भी a कितना है एप्सिलॉन नॉट, ये a का मान रखा है सी डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, तो कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर बच जाएगा। तो हमें दूसरा फाइनल निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो q का मान कितना है, 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 पे पावर -8 डिवाइड बाई, ठीक ये हो गया डिवाइड बाई 2 इंटू सी का मान कितना है, सीधा सी का मान ये उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 पे पावर -6 के बराबर। उतना सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दूसरा सी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक नया चीज मिलेगा, सी बराबर a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर। ये नया काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस दशमलव को हटा के नीचे क्या कर लो, 10 पे पावर 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 16 दूना 32, ये हो जाएगा 16 करने में 16। ठीक, तो देखो ये बनेगा 10 पे पावर -6 और 10 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -4 और ऊपर जाएगा 10 पे पावर +4, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 10 पे पावर -8 और गुणे 10 पे पावर +4। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो W बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से फिर यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो W बराबर मिल जाएगा 32 गुणे 10 पे पावर -4 के बराबर, तो W बराबर मिल जाएगा 3.2 गुणे 10 पे पावर -3 जूल के बराबर। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। अगर वो वाला तरीका लगाओगे तो वहाँ पे हमारा दूसरा भी निकालना पड़ेगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, और यहाँ पे केवल एक ही से काम पल जाएगा, क्योंकि इसी पे तो हम क्या लगा रहे हैं, बाह्य बल इसी पे तो लगा रहे हैं, तो इसी वाला C हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। और भी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, एनर्जी का और भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वो आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी